पूजा सिंह डे नाम की ये लड़की जिसने एक ऐसी गलती कर दी जो गलती हम में से अक्सर लोग कर बैठते हैं और इसी एक गलती की वजह से पूजा सिंह डे की जान चली गई। तो कोलकाता की रहने वाली पूजा सिंह डे नाम की इस लड़की ने कौन सी गलती की थी और क्या है पूजा डे की झकझोर देने वाली पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि आप में से अक्सर लोग हमारे वीडियोज़ को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को यहीं पर लाइक कर दीजिए। अब चलिए शुरुआत करते हैं। तो जिस लड़की की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस लड़की का नाम पूजा सिंह डे है और इसकी उम्र 32 साल के आसपास थी और ये लड़की कोलकाता के न्यू टाउन में अपने पति के साथ रहा करती थी। 7 साल पहले पूजा और संदीप डे की लव मैरिज हुई थी, लेकिन अब तक दोनों की बच्चे नहीं थे। पूजा देखने में काफ़ी खूबसूरत थी। पहले वो एक मॉडल के तौर पर काम करती थी, लेकिन बाद में वो इवेंट मैनेजर के तौर पर काम करने लगी थी। यानी कि पूजा पेशे से एक मॉडल और इवेंट मैनेजर थी और इवेंट मैनेजर के पेशे से जुड़े होने की वजह से उसको एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता था। कभी दिल्ली, कभी बेंगलुरु, तो कभी मुंबई या और कभी दूसरे किसी शहर में, यानी अलग-अलग शहरों में उसे काम करने के लिए जाना पड़ता था। तभी दिल्ली में एक इवेंट के दौरान उसको अली नाम के एक लड़के से प्यार हो गया था। एक दफ़ा वो दिल्ली गई थी। अभी मैं इसकी कहानी आगे बताऊंगा क्योंकि अली का किरदार भी इसके हत्या केस को सुलझाने के दौरान सामने आया था। तो खैर, वो एक इवेंट मैनेजमेंट के लिए बेंगलुरु गई हुई थी और ये तारीख थी 29 जुलाई 2019, जब पूजा बेंगलुरु में होती है। लेकिन अगले ही दिन बेहद रहस्यमय अंदाज में वो गायब हो जाती है और उसके बाद पुलिस को पूजा सिंह की लाश बरामद होती है। लेकिन जिस तरह पुलिस ने पूजा सिंह डे की हत्या की गुत्थी को सुलझाया था, उसको जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल पूजा सिंह डे 29 जुलाई को कोलकाता से बेंगलुरु की फ्लाइट पकड़ती है और दोपहर के समय वो बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरती है और फ्लाइट से उतरने के बाद वो होटल जाने के लिए एक कैब बुक करती है और उसके बाद वो होटल पहुंचती है। उसके बाद वो कैब ड्राइवर को पैसे देती है और यहाँ पर इस दौरान जब वो एयरपोर्ट से होटल जा रही थी, तब वो कैब ड्राइवर से बातचीत कर रही होती थी। तो उसको कैब ड्राइवर का बिहेवियर अच्छा लगा और ये लगा कि ये सीधा साधा लड़का है, अच्छे नेचर का है, तो क्यों ना इसको ही कह देते हैं कि वो 31 जुलाई की सुबह मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप कर दे। तो जब पूजा सिंह ने कैब ड्राइवर, जिसका नाम एचएम नागेश था, उसको पैसे दिए, तो उसी वक्त ये भी कह दिया कि एक काम करो, मुझे 31 जुलाई को सुबह 3:30 बजे होटल से पिक कर लेना और एयरपोर्ट ड्रॉप करना है क्योंकि मुझे कोलकाता की फ़्लाइट पकड़नी है। ये सुनकर नागेश मान गया और उसने उसके लिए 1200 रुपये बताए, जिस पर पूजा खुशी खुशी राज़ी हो गई और सोचा कि ये लड़का ठीक ठाक है और उस टाइम पता नहीं कैब टाइम पर मिले या ना मिले, तो यही सही रहेगा। ये लड़का आकर मुझे पिक कर लेगा और मुझे एयरपोर्ट पर ड्रॉप कर देगा। ये सोचकर पूजा अपने काम में लग जाती है और उधर कैब ड्राइवर नागेश, जिसकी उम्र अभी केवल 22 साल के आसपास थी, उसके दिमाग में कुछ और ही ख्याल चलने लगता है क्योंकि नागेश ने इस दौरान बातचीत करते हुए ये अंदाज़ा लगा लिया था कि ये लड़की काफ़ी मालदार घर की है और उसके कपड़े, फ़ोन और ब्रांडेड घड़ी वगैरह के बारे में सोचकर नागेश ने सोच रखा कि क्यों ना इसका फ़ायदा उठा लिया जाए। तो एक तरफ पूजा डे अगले दिन अपना जो काम था इवेंट का, उसको करने में मसरूफ़ हो गई और दूसरी तरफ नागेश ने पूजा को लूटने की प्लानिंग शुरू कर दी क्योंकि नागेश ने जो टैक्सी खरीदी थी उसकी ईएमआई भरने में उसको परेशानी आ रही थी, यानी उसकी माली हालत ठीक नहीं थी। तो नागेश को लगा कि अगर इस लड़की को लूट लेंगे तो काफ़ी पैसे मिल जाएंगे और उससे मेरी परेशानी खत्म हो जाएगी। ये सब सोचकर नागेश ने एक चाकू खरीदा, एक मोटा सा रॉड अपनी कार की सीट के नीचे छुपा दिया और उसके बाद जब 31 जुलाई की सुबह का वक्त आया तो नागेश बिल्कुल राइट टाइम पर पूजा के होटल पर मौजूद था। ये देखकर पूजा खुश हो गई कि ये कितना वक्त का पाबंद है। तो खैर, पूजा ने अपने पति संदीप डे को बता दिया कि मैं वापस आ रही हूँ और फला टाइम में कोलकाता पहुँच जाऊँगी। उसके बाद वो नागेश की गाड़ी में बैठ जाती है और फिर वही बातचीत का सिलसिला दोबारा से शुरू हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पूजा ने इस बार 31 जुलाई की सुबह को कैब बुक नहीं किया था, बल्कि नागेश से ऐसे ही ओरली बात कर ली थी और ये कैब जानबूझकर नागेश ने नहीं बुक कराया था। उसने कहा कि हम आपको ड्रॉप कर देंगे, आप कुछ कम दे दीजिएगा, क्योंकि ऐसा कई बार होता है और बहुत से लोगों के साथ होता है कि ओला उबर वाले आपसे ऑफ द प्लेटफॉर्म डील करना चाहते हैं क्योंकि बुकिंग होने की सूरत में अच्छा खासा पैसा ओला या उबर कंपनी को चला जाता है और अगर बुकिंग नहीं करते हैं तो पूरा पैसा कैब ड्राइवर को मिल जाता है। बस इसीलिए वो लोग कोशिश ये करते हैं कि आप बुकिंग ना करके बगैर बुकिंग के ही उनके साथ चल दें और वो सामने वाले को भी कुछ पैसे की छूट दे देते हैं। तो सामने वाले को लगता है कि चलो कम पैसा लग रहा है, मेरा कुछ पैसा बच रहा है और इसमें क्या है, मुझे भी फ़ायदा मिल रहा है और इस बेचारे को भी कुछ बचत हो जाएगी। बस यही सोचकर हम और आप में से बहुत सारे लोग होते हैं जो बगैर बुकिंग किए ही कैब ड्राइवर के साथ चल देते हैं और यही गलती पूजा ने भी की थी।
उसने नागेश से यूं ही ऑफ द प्लेटफॉर्म बातचीत कर ली थी और नागेश भी यही चाहता था ताकि वो जब इस घटना को अंजाम दे तो रिकॉर्ड में ना आ सके, वरना बुकिंग होने की सूरत में वो तुरंत पकड़ा जाएगा। तो खैर पूजा सिंह नागेश के साथ बैठकर एयरपोर्ट की तरफ जाने लगती है, लेकिन इस दौरान गाड़ी में पूजा को नींद आ गई। तभी नागेश ने देखा कि लड़की सो रही है और यही अच्छा समय है अपने प्लान को अंजाम देने का। ये देखकर उसने गाड़ी को एक दूसरे रास्ते पर मोड़ दिया और एक सुनसान जगह पर ले जाकर गाड़ी को रोका और सो रही पूजा के सर पर लोहे के उसी रॉड से जोर से मारा, जिसके बाद पूजा बेहोश हो गई। लेकिन इतनी भी बेहोश नहीं थी वो कुछ समझ ना पाए। उसने देखा कि नागेश ने उस पर हमला कर दिया है। तो पहले तो उसने मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन नागेश एक मर्द था और पूजा जाहिर है एक महिला थी, और वैसे भी नागेश पूरी तैयारी के साथ आया था और उसके पास लोहे का रॉड था, चाकू वगैरह सब कुछ था। तो पूजा उसका मुकाबला आखिरकार नहीं कर पाती और उसने भागने की कोशिश भी की, लेकिन नागेश ने दौड़कर उसके पीछे से उसको चाकू से हमला कर दिया। वो चिल्लाने लगी, मदद मांगने लगी, लेकिन जाहिर है कि उतनी सुबह वहाँ कोई भी नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा था। और उसी का फायदा उठाकर नागेश ने पूजा को कई बार चाकू से मारा, यहाँ तक कि वो ज़मीन पर गिर पड़ी, लेकिन अभी तक वो जिंदा थी, उसकी सांसें चल रही थी। उसके बाद नागेश ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और पूजा के चेहरे पर दे मारा, जिससे पूजा का चेहरा भी बिगड़ गया और उसकी सांसें भी टूट गई। और कैब ड्राइवर नागेश पूजा की लाश को वहीं पर एयरपोर्ट के बैक साइड में फेंक कर और उसके आसपास जो भी चीज़ें थी वो सब लेकर वहाँ से चला जाता है। अब ये सोचकर नागेश मुतमईन हो चुका था कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, क्योंकि उस लड़की ने मेरी गाड़ी को बुकिंग नहीं की थी, इसलिए किसी को पता ही नहीं चल पाएगा कि उसको किसने मारा। ये सोचकर नागेश अपने घर गया और उसने पूजा के पास से 2 मोबाइल जो लिए थे, एक आईफोन था, दूसरा वीवो कंपनी का था, उसके अलावा 2 क्रेडिट कार्ड थे और 500 रुपये कैश थे। ये सब कुछ लेकर वो चला जाता है और सबसे पहले वो एक मोबाइल की दुकान पर जाता है, वीवो का लॉक खुलवाता है और उसके बाद वो उसी वीवो के मोबाइल से पूजा के पति संदीप डे को एक मैसेज करता है और टूटी फूटी अंग्रेजी में लिखता है कि मैं हैदराबाद में हूँ, मुझे कुछ इमरजेंसी आ गई है, आप मुझे 5 लाख रुपए भेज दो। ये मैसेज जब पूजा के पति संदीप डे को मिलता है तो वो थोड़ी देर के लिए समझ नहीं पाता है कि ये मामला क्या है, ये हैदराबाद कैसे पहुँच गई और इसको तो कोलकाता आना था, और ऐसी भी क्या इमरजेंसी पड़ गई है कि 5 लाख रुपए की तुरंत ज़रूरत पड़ गई। ये सोचकर संदीप डे को थोड़ा सा डाउट होता है कि कुछ मामला गड़बड़ ज़रूर है। तो वो उधर से रिप्लाई करता है कि मैं तुम्हें पैसे भेजता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझसे बात कर लो। और जब संदीप डे फ़ोन लगाता है तो वो फ़ोन बंद हो चुका होता है। उसके बाद संदीप डे दूसरे वाले नंबर पर फ़ोन मिलाता है, लेकिन ये भी बंद था। ये सोचकर संदीप को समझ आ चुका था कि कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है। और उधर जो टाइम पूजा ने बता रखा था कि मैं फ़लाँ टाइम तक कोलकाता पहुँच जाऊँगी, और टाइम हो भी गया था, अभी तक वो पहुँची भी नहीं। तो उसके बाद संदीप डे वहीं पर कोलकाता न्यू टाउन में जाकर अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। लेकिन कोलकाता पुलिस ने रिपोर्ट को दर्ज तो कर लिया, लेकिन उसको ये भी हल्के में ले लिया और उस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब इधर बेंगलुरु में एक व्यक्ति पूजा सिंह की जहाँ की लाश फेंकी थी उस जगह से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि एक महिला की लाश है। ये देखकर वो व्यक्ति बेंगलुरु पुलिस को बताता है कि यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है और ऐसी ऐसी हालत में है, अब आप लोग आकर के देख लीजिए। यह सुनकर पुलिस की टीम फौरन मौके वारदात पर पहुंचती है और देखती है कि एक महिला है जिसका चेहरा कुचल दिया गया है और उसके जिस्म पर चाकू के निशानात हैं, और महिला ने जींस टी शर्ट पहन रखी है, उसके हाथ में एक टाइटन घड़ी है और लाश बिल्कुल ताज़ा ताज़ा है। अब उसके बाद पुलिस इस लाश को उठाती है और मुर्दा घर ले जाती है। उसका पोस्टमार्टम होता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके कत्ल कैसे की गई उसका खुलासा हो जाता है। लेकिन अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि वो ये पता लगाए कि ये किसकी लाश है। जो इसका हुलिया था उसको देखकर पुलिस को तो लग रहा था कि ये साउथ इंडियन नहीं है, बल्कि ये नॉर्थ इंडिया की किसी जगह की रहने वाली है। लेकिन उसके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे पता लगाया जा सके कि ये लेडी कौन है और कहाँ की है। तो पुलिस ने इस लाश को पहचानने और उसके घर वालों तक पहुँचने के लिए जो रास्ता तलाश किया, उसको अभी सुनकर आप एक पल के लिए पुलिस की मेहनत की तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। तो मामला कुछ यूँ हुआ कि पुलिस ने देखा कि ये महिला जो जीन्स पहने हुई है वो एक महंगे ब्रांड की जीन्स है और घड़ी भी टाइटन जैसी एक ब्रांड है। तो अब पुलिस ने उन्हीं दोनों सामानों के जरिए से ये पता लगाने की कोशिश की और तलाश करना शुरू कर दिया कि ये महिला है कौन असल में। पुलिस ने पहले तो ये देखा कि कहीं इस 1-2 दिन की डेट में आसपास के थानों में कोई मिसिंग रिपोर्ट तो दर्ज नहीं कराई गई है। लेकिन जब ऐसा कुछ भी नहीं मिला तो पुलिस ने कुल 20 लोगों की 2-2 करके 10 टीमें बना दी और इन 10 टीमों को अलग अलग काम पर लगा दिया और इस पूरी गुत्थी को 4 तरीके से सुलझाने की कोशिश की गई। यानी 4 टीमें इसके लिए स्पेशल तरीके से गठित की गई। सबसे पहले एक टीम को यह सौंपा गया कि वो ये पता लगाए कि इस महिला ने जो जींस पहन रखा है तो ये जींस कहाँ कहाँ बिकता है और इस लेडी ने इसको कहाँ से ख़रीदा होगा। तो अगर ये मालूम हो जाएगा तो पता करना आसान हो जाएगा कि ये कौन है। और दूसरी टीम को ये काम सौंपा गया कि तुम्हें ये पता लगाना है कि ये जो टाइटन की घड़ी है वो कहाँ से ख़रीदी गई और कब ख़रीदी गई।
और किसने खरीदी, और तीसरी टीम को ये सौंपा जाता है कि तुम्हें उस इलाके के और उसके आसपास के सीसीटीवी वगैरह को खंगालना है, ताकि ये पता चल सके कि ये लाश यहाँ कैसे लाई गई, किसने लाया और कैसे लाया। और अगर ये सब पता चल गया तो फिर इस महिला की पहचान करना आसान हो जाएगा। और चौथी टीम को ये सौंपा गया कि तुम्हें पहले बेंगलुरु, फिर पूरे कर्नाटका, और अगर ना पता चल पाए तो फिर पूरे इंडिया में ये पता करना है कि एक महिला जो ठीक ठाक घर से है, कहीं उसकी मिसिंग रिपोर्ट तो दर्ज नहीं है। अब ये 4 टीमें अलग अलग काम के लिए बना दी गई और सब ने अपना अपना काम शुरू भी कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं उस टीम की जिसको जीन्स के बारे में पता करना था। तो जीन्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये अभी बिल्कुल नई जीन्स है और हाल ही में खरीदी गई है, लेकिन फिर भी पुलिस ने टीम को थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड खंगालने का फैसला किया। और इस टीम ने पता लगाया कि दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटका में इस तरह की कुल 14,000 जीन्स बेची गई हैं। अब इतना पता निकालने के बाद ये देखा गया कि जिस साइज़ की जीन्स महिला ने पहन रखा था, उस साइज़ की जीन्स कितने लोगों ने खरीदी थी। तो उसका डेटा जो निकल कर सामने आया वो 14,000 से सीधे 800 पर आ गया। और ये पता चल गया कि किस शोरूम से कहाँ कहाँ से इस साइज़ की जीन्स बेची गई हैं। अब ये आंकड़ा कम तो हो गया, उसका पता भी चल गया और उसकी डिटेल भी सामने आ गई, लेकिन अभी भी पुलिस के सामने ये पता लगाना आसान नहीं था कि ये महिला असल में है कौन। और अब इसके बाद पुलिस ने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए और उसमें इन 800 लोगों के नंबर फीड किए और सभी को मैसेज भेजा और उसके बाद उनके रिप्लाई का इंतज़ार करने लगी। लेकिन उनमें से कई सारे लोगों ने रिप्लाई किया, किसी ने नहीं किया, और किसी का फ़ोन नंबर बंद गया, तो किसी का कुछ था तो किसी का कुछ था। और दूसरी तरफ पुलिस की जो दूसरी टीम थी वो उस टाइटन घड़ी के बारे में पता लगाने में लगी हुई थी कि उस खास मॉडल की जो वॉच थी वो कितनी और कहाँ कहाँ से किस किस शोरूम से खरीदी गई है। तो उस टीम को ये पता चला कि पिछले 1 साल में इस मॉडल की कुल 1400 घड़ियाँ बिकी हैं। उसके बाद उनके भी व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए, उन्हें कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की गई और वहाँ भी यही सब दिक्कत थी। किसी का फ़ोन बंद है तो किसी का कुछ अता पता नहीं है, किसी का रिप्लाई आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा है। और जहाँ तक तीसरी टीम की बात है, तो तीसरी टीम सीसीटीवी फुटेज वगैरह को चेक करने में लग जाती है और वो लगी ही हुई थी। इस दौरान उस टीम को एक गाड़ी नज़र तो आती है, लेकिन बदकिस्मती से उसका नंबर प्लेट साफ नज़र नहीं आता, तो उधर ये भी परेशानी थी। और चौथी टीम जो मिसिंग रिपोर्ट खंगालने में लगी हुई थी, उसको भी कोई ऐसी रिपोर्ट कर्नाटका के पूरे स्टेट में नहीं मिली जिससे ये पता लगाया जा सके कि ये महिला है कौन। तो इतना सब कुछ मेहनत करने और दिमाग लगाने के बाद भी पुलिस की चारों टीमें नाकाम रहती हैं और उन्हें कोई भी क्लू नहीं मिल पाता है कि ये लाश किसकी है। और इस दौरान कई सारे दिन गुजर जाते हैं। तब पुलिस को ख्याल आता है कि चलकर एक बार फिर से बॉडी को देख लेते हैं, क्या पता कि कुछ बॉडी देखने के बाद दोबारा से कोई जानकारी मिल जाए। तो जब पुलिस दोबारा बॉडी को देखने के लिए जाती है मुर्दा घर में, तो उसको एक टैटू का निशान मिलता है जो कि उसके गर्दन पर था, यहाँ पर था, और उस पर एस लिखा हुआ था। तो ये देखकर पुलिस ये अंदाज़ा लगाती है कि शायद उसका नाम एस से शुरू होता है। अब उसके बाद पुलिस की टीम दोबारा से उस जीन्स और घड़ी की तरफ दोबारा से चली जाती है और दोबारा से उनके शोरूम्स को कांटेक्ट वगैरह करने लगती है जहां से जीन्स और घड़ियां बेची गई थी। तो उन 800 जीन्स के खरीदारों के बारे में पुलिस पूछती है कि हमें उन 800 लोगों में से ऐसे लोगों के नाम चाहिए जिसने ये जीन्स खरीदी हो और उनका नाम एस से शुरू होता हो। तो उन्हें जो लिस्ट दी जाती है वो घटकर 200 के आसपास होती है और यही काम घड़ी के मामले में भी किया जाता है। तो उन 1400 घड़ी खरीदने वालों में से जिनका नाम एस से शुरू होता है, उनकी संख्या घटकर 115 तक पहुंच जाती है। अब एक बार फिर से पुलिस उनसे कांटेक्ट करना शुरू करती है, लेकिन इन तमाम मामलात में पुलिस को कामयाबी नहीं मिलती है। उसके बाद पुलिस की एक टीम बेंगलुरु एयरपोर्ट से कांटेक्ट करती है और पूछती है कि पिछले 3 दिनों यानी 29, 30 और 31 की तारीख को कोई ऐसा पैसेंजर है जिसका नाम एस से शुरू होता है, क्योंकि वो जो लाश मिली थी वो 31 तारीख को मिली थी। तो इसी वजह से 3 दिन का मार्जिन रखा और पूछा कि कोई ऐसा पैसेंजर है जिसका नाम एस से शुरू होता है और उसकी फ्लाइट मिस हो गई हो, क्योंकि लाश जो है वो एयरपोर्ट के बैक साइड में मिली थी 31 तारीख को। तो इसीलिए पुलिस ने ये तरीका इख्तियार किया। लेकिन यहाँ पुलिस को बताया जाता है कि इन तीनों तारीखों में किसी की भी फ्लाइट मिस नहीं हुई, एस तो छोड़ दीजिए, नाम वगैरह किसी की भी नहीं हुई। तो पुलिस को यहाँ भी मायूसी हाथ लगती है। अब आप एक पल के लिए सोच लीजिए कि पुलिस एक अनजान लड़की की लाश को पहचान करने की कितनी जद्दोजहद कर रही है। हम तो जल्दी जल्दी आपको बता रहे हैं, लेकिन आप ठंडे दिमाग से सोचिए तो पता चलेगा कि पुलिस ने कितनी सारी मेहनत की होगी, कितना सारा सब खंगाला होगा, कितना छानबीन किया होगा। इतना तामझाम करने के बाद फिर भी पुलिस नाकाम, तो आप पुलिस के पेशेंस लेवल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो खैर पुलिस को अभी भी कामयाबी नहीं मिल रही थी और उधर पुलिस पर ज़बरदस्त दबाव था, क्योंकि बेंगलुरु जैसे शहर में एयरपोर्ट के पास किसी महिला की लाश मिलना ये पुलिस के लिए भी बहुत ज़्यादा शर्मनाक मामला था और अखबारों और टीवी चैनलों में ये सुर्खियां चल रही थी। तो इसीलिए पुलिस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से पुलिस लगातार इसमें लगी हुई थी और करीब 7 दिन हो चुके थे। तभी पुलिस को एक मुखबिर ने आकर के बताया
कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और वो नॉर्थ इंडिया का रहने वाला है। उसने अपनी बीवी को कत्ल करके उसकी लाश को हवाई अड्डे के करीब फेंक दिया था। ये सुनकर पुलिस ने थोड़ा सा इत्मीनान की सांस ली और कहा कि जिस गुत्थी को सुलझाने में पुलिस के 20 लोगों ने इतने पसीने बहाए, इतनी मेहनत की, वो तो केस चुटकियों में हल हो गया। अब पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और उसको बेंगलुरु लाकर उससे पूछताछ शुरू की, तो उसने अपनी बीवी के कत्ल के जुर्म का एतराफ़ कर लिया। अब पुलिस ने कहा कि चलो दिखाओ तुमने लाश को कहाँ फेंका है। तो अब वो पुलिस वालों को मौके वारदात पर लेकर जाता है। पहले तो शुरू में उसी डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में पूजा की लाश मिली थी, लेकिन उसके बाद वो पुलिस को एक नई जगह पर लेकर जाता है जो कि उस लाश से थोड़ी दूर पर थी। अब जब पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ एक महिला की लाश पड़ी मिलती है। अब पुलिस वाले माथा पकड़ लेते हैं कि ये तो एक दूसरा केस सामने आ गया, यानी हम एक दूसरा केस सुलझा रहे थे, पता चला कि कोई एक दूसरा केस आ गया, अब हमें दोनों सुलझाना है। लेकिन पुलिस वालों को थोड़ा सा सुकून तो ज़रूर हुआ कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम इसी बहाने एक और मर्डर का केस हल हो गया। तो खैर पुलिस ने उस हल्के के थाने को ये मामला सौंप दिया जिस थाने के दायरे में ये लाश मिली थी, और फिर दोबारा से वो अपने पुराने केस पर शुरू हो जाती है और वही जीन्स, वही घड़ी, वही व्हाट्सएप ग्रुप, वही लोगों से कॉन्टैक्ट करना, ये सब कुछ करने लगती है। अब इस लाश को मिले करीब 10 दिन गुजर गए थे, लेकिन पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिल सका। लेकिन हुआ कुछ यूँ था कि इस घटना से ठीक 1 महीना पहले बेंगलुरु पुलिस के इंस्पेक्टर बी रामामूर्ति की टीम ने कार्तिक नाम के एक चोर को कोलकाता से गिरफ्तार किया था। उसके पास से 50 लाख रुपए का सोना बरामद हुआ था और बेंगलुरु पुलिस कार्तिक को गिरफ्तार करके बेंगलुरु ले गई थी और उसे कई सारे दूसरे मामलात की पूछताछ कर रही थी। तभी ये केस सामने आ गया। तो बेंगलुरु पुलिस ने इस केस को थोड़ी देर के लिए साइड कर दिया और इस वाले केस पर फोकस शुरू कर दी। तभी इधर कोलकाता की पुलिस चाहती थी कि बेंगलुरु पुलिस उस चोर को कोलकाता पुलिस के हवाले कर दे ताकि उससे हम भी थोड़ी सी तफ्तीश कर लें। इस सिलसिले में कोलकाता पुलिस ने बीते 1 माह से इंस्पेक्टर राममूर्ति को कई सारी कॉलें कर रखी थी, लेकिन वो इस अनजान लाश के कत्ल के केस में मसरूफ होने की वजह से वो कोलकाता पुलिस का फ़ोन रिसीव नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार 10 अगस्त को कोलकाता के न्यू मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन से बेंगलुरु में इंस्पेक्टर राममूर्ति को कॉल की गई। उन्होंने सोचा कि बार बार फ़ोन आ रहा है, चलो देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। तो इंस्पेक्टर राममूर्ति ने मायूसी के आलम में उस फ़ोन कॉल को रिसीव कर लिया। फिर इंस्पेक्टर राममूर्ति ने कॉल करने वाले कांस्टेबल को कॉल ना उठाने की दुरुस्त वजह बताई कि मैं कॉल क्यों नहीं उठा पा रहा था। उन्होंने कहा कि बीते 10 दिनों से एक महिला की लाश की शिनाख्त करने में मसरूफ़ हूँ और बताया कि जो महिला की लाश मिली है वो नॉर्थ इंडिया की है, उसका हुलिया कुछ ऐसा है। उसकी डिटेल सुनकर कोलकाता पुलिस के कांस्टेबल ने राममूर्ति से कहा, आप 1 मिनट इंतज़ार कीजिए। उसके बाद कांस्टेबल ने बताया कि चंद रोज़ पहले उनके पुलिस स्टेशन में संदीप डे नाम के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसका नाम पूजा डे है और कुछ ही दिनों पहले वो बेंगलुरु गई थी जहाँ से वो लापता हो गई थी। अब इतना सुनकर राममूर्ति के कान खड़े हो गए। उन्होंने कांस्टेबल से महिला के फ़ोटो वगैरह मांगे और फ़ोटो देखा, हुलिया देखा, तो उन्हें इसके बाद ये कन्फर्म होगा कि इस महिला का नाम पूजा डे है और ये कोलकाता के न्यू टाउन की रहने वाली है। अच्छा, अभी सब कुछ चल ही रहा था कि उधर दिल्ली से एक अली नाम के नौजवान का फ़ोन आ गया पुलिस के पास और उस घड़ी की तहकीकात करने वाली टीम के पास अली ने बताया कि हमने ये घड़ी खरीदी थी और अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट की थी। तो पुलिस की टीम अली से पूछती है कि आपकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है? तो अली बताता है कि उसका नाम पूजा सिंह डे है। अब ये सुनकर इंस्पेक्टर राममूर्ति उछल पड़ते हैं कि इधर ये भी पूजा डे बता रहा है उसका नाम, और कोलकाता के कांस्टेबल ने भी पूजा डे नाम बताया था। तो ये मामला साफ हो गया कि इस महिला का नाम पूजा डे ही है। लेकिन तभी पुलिस को ख्याल आता है कि अली तो बता रहा था कि पूजा मेरी गर्लफ्रेंड है और इधर पूजा का पति भी है, तो ये कैसे हो सकता है? कहीं 2 अलग अलग पूजा तो नहीं है? अब उसके बाद पुलिस अली से पूछती है कि आपकी गर्लफ्रेंड पूजा शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है? तो अली बताता है कि वो शादीशुदा है, लेकिन उसके पति से उसकी लड़ाई होती रहती है, नहीं बनती है। तो जब उन दोनों का तलाक हो जाएगा तो हम पूजा से शादी कर लेंगे। अली ये भी बताता है कि हमारी मुलाकात दिल्ली में पूजा से एक इवेंट के दौरान हुई थी। अब इतना सुनकर पुलिस को कंफर्म हो गया था कि ये लेडी जो है वो है कौन। ये भी समझ में आ गया था कि ये जो पूजा है और उसके गर्दन पर जो टैटू बना हुआ था और उसमें एस लिखा हुआ था, उसका मतलब क्या था। यानी कि वो एस से उसका नाम शुरू नहीं होता है, बल्कि उसके पति संदीप डे का नाम एस से शुरू होता था और उसी के नाम का वो टैटू बना के रखा था। तो खैर इतना तो कंफर्म हो चुका था, लेकिन अभी इस कहानी का एक ही पहलू हल हुआ है। यानी अभी तो केवल महिला की पहचान हुई है और अब दूसरा काम ये पता लगाना है कि इसकी हत्या किसने की है और क्यों की है। तो पुलिस का शक सबसे पहले पूजा के पति संदीप डे पर जाता है और अली भी शक के दायरे में था। लेकिन पुलिस ने अली को बहुत ज़्यादा शक के दायरे में इसलिए नहीं रखा कि अगर उसने हत्या की होती तो वो क्यों कांटेक्ट करता और वो भी खुद ही क्यों पूरी जानकारी देता। लेकिन फिर भी वो और संदीप, ये दोनों लोग पुलिस की नज़र में ज़रूर थे, क्योंकि होने को तो कुछ भी हो सकता है। तो बहरहाल बेंगलुरु पुलिस ने लाश की तस्वीर को डायरेक्ट कोलकाता पुलिस को भेज दी
और कोलकाता पुलिस ने संदीप डे को बुलाया और कहा कि ये कौन है। तो संदीप ने कपड़े, टैटू वगैरह देख करके पहचान लिया और कहा कि ये मेरी बीवी है। संदीप डे ने लाश की शनाख्त करते हुए बताया कि ये उसकी बीवी है, उसका नाम पूजा सिंह डे है, जो पेशे से मॉडल है। वो 29 जुलाई को एक इवेंट के लिए बेंगलुरु गई हुई थी और तभी से वो लापता है। अब जैसे ही इतनी बातें लाश के सिलसिले में पता चलती हैं पुलिस को, पुलिस ने अली को दिल्ली से और पूजा के पति संदीप और उसके घरवालों को जो पूछताछ के लिए बुलाया था, उनको एक तरीके से साइडलाइन कर देती है। हाँ, इस दौरान संदीप ने पुलिस को वो 5 लाख रुपए वाली बात भी बता दी थी और बताया था कि पूजा के मोबाइल से किसी ने मैसेज किया था जिसमें 5 लाख रुपए मांगने की बात कही गई थी। अब यहाँ से पुलिस पूजा के मोबाइल नंबर की तरफ चली जाती है और उन तमाम जगहों की जांच शुरू कर देती है जहाँ पूजा अपनी मौत से पहले गई थी। तो खुलासा ये हुआ कि पूजा 29 जुलाई 2019 को फ्लाइट के जरिए कोलकाता से बेंगलुरु पहुंचती है। हवाई अड्डे से उसने एक ऐप के जरिए से टैक्सी बुक की थी और संगा सुंदरा के सहारा पवेलियन होटल पहुंची थी। अब इतना सब कुछ जानने के बाद पुलिस होटल पहुंच जाती है और सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखती है जिसमें पूजा 29 जुलाई को चेक इन करते हुए नजर आती है। होटल के अमले ने पुलिस को बताया कि पूजा अकेले होटल आई हुई थी और उसने 30-31 जुलाई की जो दरमियानी रात होती है, तकरीबन 3:50 पर उसने होटल से चेकआउट भी किया और उसी टैक्सी से हवाई अड्डे की तरफ रवाना हुई थी जिसमें वो दोपहर को वापस आई थी। अब होटल से जो ये जानकारी मिली थी, उसके आधार पर जब पुलिस ने उस ऑनलाइन बुकिंग कैब को तलाश करना शुरू किया तो उसमें पूजा की देर रात की बुकिंग ही नहीं मिली। ऐसे में पुलिस का सीधा शक कैब ड्राइवर पर पड़ा। होटल के सीसीटीवी फुटेज में टैक्सी का नंबर आ चुका था, तो उसके ज़रिए कैब ड्राइवर की डिटेल सामने आ गई और पता चला कि ये टैक्सी एक 22 साल के एचएम नागेश नाम के नौजवान के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब इतना पता चलने के बाद पूजा की लाश मिलने के 23 दिन बाद यानी 23 अगस्त को पुलिस ने कैब ड्राइवर नागेश को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पहले तो नागेश ने पुलिस को इधर उधर घुमाने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने अपने अंदाज से पूछताछ शुरू की तो नागेश टूट गया और उसने पूरी कहानी पुलिस को बता दी। नागेश ने बताया कि पूजा मैडम के कपड़ों से मुझे लगा था कि वो किसी अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। यही देखकर मेरा इरादा उनको लूटने का बन गया था, क्योंकि मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी और कैब का ईएमआई भी भरना था। तो पूरी कहानी सुनने के बाद नागेश को आखिरकार पुलिस ने जेल भेज दिया और नागेश को इस मामले में 2 साल तक जमानत नहीं मिली। 2 साल बाद 15 मार्च 2021 को पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और इस केस का ट्रायल सितंबर में शुरू होना था, लेकिन इससे पहले ही उसी महीने सितंबर ही में साल 2021 के अंदर जेल के अंदर फूड पॉइजनिंग की वजह से नागेश की मौत हो गई। इस तरह इस केस में लालच की वजह से एक बेगुनाह लड़की की हत्या हो जाती है, मारने वाला भी मर जाता है और टेक्निकल तरीके से अगर देखें तो ये केस क्लोज हो चुका था। लेकिन इस केस ने हमेशा के लिए जो सीख दे दी वो ये थी कि कभी भी कैब को बिना बुकिंग किए आपको नहीं जाना है। केवल चंद पैसे बचाने के चक्कर में आपको अपनी सुरक्षा दांव पर नहीं लगानी है। ये चीज़ हमने भी महसूस किया था। हम एक बार हैदराबाद में थे, हमें भी एक लड़का अप्रोच करता है और कहता है कि आप उसको कैंसिल कर दीजिए और हम आपको इतने में छोड़ देंगे। लेकिन हमने पता नहीं क्यों हमारे दिमाग में था, हमने कहा नहीं हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसी कंडीशन में फिर आपकी सुरक्षा दांव पर चल जाती है कि वो लड़का आपको कहीं भी ले जा सकता है और नहीं भी अगर कहीं ले जाए तो खुदा नस्ता कभी एक्सीडेंट वगैरह हो, कुछ भी हो, तो आपको किसी तरह का कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने ऑफ द प्लेटफॉर्म डील कर रखी। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें हमारे जहन में तो नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने इनकार कर दिया था और अब समझ में आता है कि हमने सही किया था। तो इस कहानी से एक बहुत बड़ी सीख है और इसके साथ साथ आप ये भी सोचिए कि पुलिस इस केस को सुलझाने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करती है, जिसका हम और आप कभी सोच भी नहीं सकते। हमने तो जल्दी जल्दी ऐसे बता दिया, लेकिन सोचो कि पुलिस ने कितना तामझाम किया इसको हल करने के लिए और आखिरकार पुलिस ने पूरी शिद्दत और मेहनत के साथ तमाम जुगाड़ लगा करके इस केस को हल ही कर डाला। तो दोस्तों, आप देखने वाले ये बताइए कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। अपनी राय ज़रूर दीजिए। बाकी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दूसरों तक शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सके और उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीख मिल सके।